हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं ब्लॉक 6 को एंड जो कि है हमारा फेमिनिस्ट थ्योरीज। ठीक है, तो इसमें हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म समझेंगे, उसके फीचर्स समझेंगे, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट राइटर्स हुए हैं उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, उनके क्या मेजर वर्क्स थे, वो सब डिस्कस करेंगे जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, ताकि अगर आपको किसी भी राइटर के अंदर आपको ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज लिखने को बोला जाए तो उसमें से आप कुछ इन फीचर्स में से भी ले सकते हो जो कि बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने भी सारे फेमिनिस्ट थे ना, ये सेम ही बात कहते थे, बस इनके एक आधे पॉइंट ऑफ व्यूज दूसरे से थोड़े से अलग होंगे, कुछ हटके होंगे। अदरवाइज ये लगा लो 70 to 80% इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो सबके सेम होंगे। ठीक है, तो जो हमारी ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ये किसके ऊपर फोकस करती है? ये फोकस करती है जेंडर के ऊपर। ओके, कि ये भी एक कैटेगरी है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई लिटरेचर के अंदर जेंडर्स किस तरीके से शो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताया जाता है कि जेंडर का रोल किस तरीके से दिखाया गया है एंड ये किस तरीके से जो है लिटरेरी नैरेटिव सेट करता है। तो इसमें जो है मेल डोमिनेटेड जो लिटरेरी कैनन्स है ना, उसको ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई हमेशा से जितने भी हमारे ज़्यादातर बड़े राइटर्स पहले रहे हैं वो मेल रहे हैं, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से औरतों को बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप किया है, मार्जिनलाइज किया है। ठीक है, और जो औरतों की वॉइस है वो कहीं ना कहीं इग्नोर करी है। तो पेट्रियार्कल एजम्पशन के हिसाब से वो सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं ज़्यादातर। तो और क्या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बोलता है कि भाई इन्हें क्या है, रिकवर करना है जितनी भी लॉस्ट और फॉरगेटन वुमेन राइटर्स है। ठीक है, ताकि हम उनकी भी सोच विचार समझ सके, उस टाइम के जो भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहा है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था या उनकी क्या सिचुएशन थी उस टाइम की सोसाइटी में। ओके, सो इट एनालाइजेस वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज एंड सब्जेक्टिविटी, कि भाई वुमेन का रोल समझना, उनकी इनर लाइफ्स, इमोशंस, सोशल एक्सपीरियंसेस। तो ये हमारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। एंड इट ऑल्सो चैलेंजेस द बाइनरी थिंकिंग। बेसिकली हर एक चीज़ दो आपने सेट में डिवाइड कर दिया। बाइनरी मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, आपने दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना दिया जो ज़्यादातर अपोजिट होती है। बाइनरी अपोजिशन मतलब दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से अपोजिट होती है, जैसे मैन वुमेन, माइंड बॉडी, रीजन इमोशन, ब्लैक वाइट, है ना। इस तरीके से आपने दो दो करके अपोजिशन बना दिए। तो ये लोग बोलते हैं कि इन सारी जो रिजिडिटीज को है ना हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपोजिट होने के बावजूद भी इक्वल हम इन्हें रख सकते हैं। Okay, so it seeks to break down these rigid categories, rethink how gender is socially constructed। कि भाई जेंडर जो है शुरू से ही ऐसा नहीं होता कि एक जो लड़की पैदा हुई है वो बचपन से ही औरत बन जाए, मतलब उसको हमारी जो सोसाइटी है ना वो औरत बनाती है धीरे धीरे। मतलब ये हमारा आगे एक लाइन भी आएगी कि सोसाइटी लड़की को औरत बनाती है इंसान बनाने से पहले। उसको पहले ही बता देंगे कि भाई तुम्हारा इस सोसाइटी में ये सारे रूल्स है, इस तरीके से आपको जो है आगे बिहेव करना है, और इस तरीके से आपको आगे जो भी आपकी नेक्स्ट फैमिली होगी उसमें इस तरह से सरवाइव करना है। तो पहले से ही उसके दिमाग में ये बचपन से ही इतनी ज़्यादा बातें डाल देते हैं कि वो धीरे 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 जो उसका एक जेंडर है, फीमेल, है ना, वो उसके अंदर घुस जाता है कि मैं ह्यूमन से पहले क्या हूँ, एक फीमेल हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये बात डाल दी गई है सोसाइटी ने। चलो, ये किस किस चीज़ को और जज क्या करता है? लिबरल फेमिनिज्म। तो बेसिकली इसका क्या फेज है? लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है? देखो, जो फेमिनिज्म है वो ना, उसको आपको समझने के लिए बस इतनी सी डेफिनेशन जानने की लिए ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये इक्वल राइट्स की बात करता है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात करता है औरतों के लिए। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम पेट्रियार्की का उल्टा ले आए, पेट्रियार्की का हम उल्टा ले आए। ओके, मेट्रियार्की ले आए, मतलब जैसे अभी तक जो है आदमियों ने सप्रेस किया है औरतों को, अब औरतें करने लग जाए वही उल्टी चीज़ करने लग जाए, तो वो भी गलत होगा। नहीं,
हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है इक्वल रहे भाई। अभी तक जैसे आदमियों को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी कि वो अपनी वॉइस जो है खुल के रख सकते हैं सोसाइटी में, उन्हें एक हम हर तरह का सपोर्ट सिस्टम मिलता है, तो फीमेल्स को भी इसी तरह का सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए। उन्हें भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए, अपनी सोच विचार रिप्रेजेंट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। वी डिमांड अपॉर्चुनिटीज़, ये जो है फेमिनिस्ट के जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ये बात बोलते हैं। ओके, तो रेडिकल फेमिनिज्म क्या होती है? ये क्रिटिक करती है जितनी भी डीप रूटेड पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी सोसाइटी में एंड लिटरेचर के अंदर एंड कल्चर के अंदर। ठीक है, जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसको ये क्रिटिसाइज करेंगे एंड ये चाहते हैं एक रेडिकल सोशल एंड लिटरेरी ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। रिफॉर्म्स तो बहुत धीरे 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 चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन एकदम बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, तो बट सच्चाई ये है कि रिफॉर्म से ही ट्रांसफॉर्मेशन आती है बहुत धीरे धीरे। ठीक है, तो इनके दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो डीप रूटेड पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को ये क्रिटिक करते हैं एंड दूसरा क्रिटिक मतलब यहाँ पे लिटरली ये उसको गलत ठहराते हैं। ठीक है, कि ये सही नहीं है, तो ये क्रिटिक, ये वाला क्रिटिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये सोशल एंड लिटरेरी रिफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो और क्या बोलते हैं कि भाई जो ये फेमिनिज्म है ना, जो औरतें हैं, वो एक तरह से काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ी होती है, रेस, क्लास, कास्ट, सेक्सुअलिटी एंड अदर आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करता है, जेंडर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है बाकी के जितने भी सारे और फैक्टर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो इट स्टडीज हाउ दीज मल्टीपल फैक्टर्स शेप वुमेन्स एक्सपीरियंसेस एंड रिप्रेजेंटेशन इन लिटरेचर। ठीक है, आई होप सो फार इट इज़ क्लियर। चलो, इसके जो मेजर राइटर्स हैं ना, अभी उन्होंने जो जो भी मेजर वर्क्स लिखे हैं हम उनको पढ़ेंगे, सिर्फ उनके अंदर क्या बात कही गई है वही हमारे एग्जाम में एज इट इज़ आ जाता है। तो जो एक तो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट हो गई, वॉल्स्टोनक्राफ्ट हो गई, फिर वर्जीनिया वुल्फ, उनका एक लौता एक जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है वो आ जाएगा। ऐसे और भी दो और राइटर्स हैं, एलन शो वाटर। ठीक है, एंड देर इज़ वन मोर, साइमन दी ब्यूअर। ठीक है, तो ये इनके बारे में बस हमें पढ़ना है, थोड़ा सा इनका जो मेजर वर्क है उसके बारे में समझना है एंड देन वी विल बी डन विद दिस। तो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का जो ये वर्क है, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, which came in 1792, it is extremely important। ये हमारा one of the फर्स्ट वर्क माना जाता है फेमिनिस्ट की हिस्ट्री में, जो वाकई में औरतों के राइट्स के लिए बात करता है कि भाई औरतों के राइट्स की ज़रूरत क्या है। विंडिकेशन का यहाँ से मतलब है कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी सपोर्टेड। ओके, ओके, तो ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देता है, ये जो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का वर्क है, इसने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए है कि भाई वुमेन है ना, नेचुरली इन्फीरियर नहीं होती। ठीक है, नेचुरली वुमेन का इन्फीरियोरिटी जो उनके अंदर डाली जाती है वो सोसाइटी ने डाली होती है, वो नेचुरली नहीं आती। जब आप दो बच्चों को देखोगे, जो एक लड़की है और एक लड़का है, आप देखोगे कि उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उन बच्चों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है, देखो फिजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस को अगर हम हटा दें तो भी आप उसके रहने सहने में और बिहेव करने में और सोसाइटी का उसके टूवर्ड्स ट्रीटमेंट कैसा होता है, उन सब में डिफरेंस आने लग जाता है। तो वो धीरे 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 क्या है, इन्फीरियर होने लग जाती है आदमी के मुकाबले। तो ये जो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट है वो बोलती है कि औरतें ना नेचुरली शुरू से इन्फीरियर नहीं होती, वो बाद में सोसाइटी उन्हें इन्फीरियर बनाती है। तो शी आर्ग्यूड दैट वुमेन अपीयर वीक और लेस कैपेबल ओनली बिकॉज दे आर डिनाइड प्रॉपर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि औरतों को एजुकेशन ठीक से नहीं देते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ऑब्वियसली वो थोड़ा लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फीरियर बनने लग जाती है। ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर एजुकेशन नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो हम किसी ना किसी पर डिपेंड रहेंगे एंड क्योंकि डिपेंड रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें उस इंसान की ही सारी बातें माननी पड़ेगी, जो वो कहेंगे वो सही। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कॉल फॉर रैशनल एजुकेशन। तो औरतों को जो है रैशनल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, एंड वो और ज़्यादा लाइफ में कुछ अचीव कर सके।
तो Wollstonecraft believed that education was essential not only for individual self-respect but also for women to become responsible mothers, wives and citizens. देखो यहाँ पे वैसे तो ये mothers, wives की बात कर रही है, लेकिन सिटीजन हमें ये वर्ड पकड़ना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, एक कंट्री के इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, बट आप क्योंकि उस टाइम पे इनके लिए ये पॉइंट्स भी रखना बड़ी बात थी, तो आप मदर्स का एंड वाइफ्स का पॉइंट भी इंक्लूड करोगे। क्रिटिक ऑफ फीमेल सबमिसिवनेस, तो ये बोलते हैं कि जो औरतें दबी दबी रहती है, सबमिसिवनेस होता है मतलब जब आप दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करो, उनकी बातें मानो, उनसे दब के रहो, है ना, उल्टा जवाब ना दो। तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है औरतों का, जो कि सोसाइटी हमेशा से बहुत ज़्यादा इसका बढ़ावा देती है ना इन चीज़ों को, कि भाई वही औरत अच्छी है जो ज़्यादा मतलब बोले ना, या फिर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा सोचे ना, जो जैसा चल रहा है वैसे निभाती रहे, ये सारी चीज़ों को वो अच्छा मानते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं कि ये गलत है भाई, इस तरह का जो दब्बू स्वभाव होता है औरतों का वो गलत है। सबमिसिवनेस नहीं होनी चाहिए औरतों के अंदर, ठीक है। उनके अंदर एक्सेसिव इमोशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल जो औरतें होती है ना, वो भी गलत है हमारी सोसाइटी के लिए, वो वीक दिखाती है औरतों को। एंड पैसिविटी इन वुमेन आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि ये सारी चीज़ें हैं ना, सबमिसिवनेस, एक्सेसिव इमोशनैलिटी, पैसिविटी इन वुमेन, ये सारी सोसाइटी उसके अंदर क्रिएट करती है। उसके अंदर नेचुरली शुरू से ये सारे ट्रेड्स नहीं होते। These qualities these qualities were encouraged by men in society to keep women dependent. उन्हें चाहिए था कि भाई देखो पूरी लाइफ के लिए एक ऐसा साथी मिल जाए जो उन पे डिपेंड रहे, तो उनकी सारी बातें मानता रहेगा, ठीक है, एंड उनके हिसाब से काम करेगा। तो सोसाइटी को रन कौन कर रहा है, देखो आदमी रन कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से ही इस सोसाइटी के लिए रूल बनाएंगे जिसमें उनका फायदा होगा, तो वो क्यों सोचेंगे औरतों के लिए। ठीक है, ये उस टाइम की बात है, एंड नॉट ऑल मैन आर सेम। चलो, एम्फेसिस ऑन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, तो इन्होंने बोला है कि भाई औरतों को भी ना मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए, उनको भी सारी की सारी बातें जो इस वर्ल्ड की है ना वो पता होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं हो कि वो अंधकार में ही जीती रहे, उन्हें पता ही ना चले कि उनकी लाइफ और कितनी अच्छी हो सकती थी। सो रैशनल ह्यूमन बींग्स ये पहले हैं जो लॉजिकली सोच सकती है, और इनको एक जेंडर रोल में डाला गया है बाद में, और इनको ऐसा जेंडर देखना ये गलत है, ठीक है। पहले आप इनको एज अ ह्यूमन देखो, यू हैव टू लुक एट देम एज अ ह्यूमन फर्स्ट एंड लेटर एज अ जेंडर। मतलब जेंडर देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ उन्हें ह्यूमन समझोगे ना, तो शायद आप उनके ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं कर पाओगे। आप उनकी जगह पे खुद को रख के देखोगे कि अगर इनकी जगह पे मैं होता और मुझे मेरे साथ इस तरह से ट्रीटमेंट की जाती, देन हाउ रॉन्ग इट वुड हैव बीन, ठीक है। तो इस तरीके से सोच के देखना है। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है, ये जो यूनिट 3 की हेडिंग है ना, ये यहाँ ना आकर के इसको यहाँ आना चाहिए था, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हमारा ये ऊपर की यूनिट का ही है, सेकेंड यूनिट का ही है। चलो मैं पीडीएफ में इस गलती को सही कर दूंगी। तो इसका जो हमारा मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का ये वर्क है, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, इसका क्या हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है और क्या कंटेक्स्ट है। तो इट वाज रिटन ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट टाइम एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था उस टाइम पर ये लिखी गई है। इसकी डेट आप लोग ज़रूर याद कर लेना, 1792, ठीक है। तो जब सभी लोग रीजन की बात कर रहे थे, लिबर्टी की बात कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे स्पेशली, तो इन्होंने जो है वुमेन के राइट्स की भी बात करी कि भाई औरतें भी इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम डिजर्व करती है। तो इस तरीके से ये हिस्टोरिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बन जाता है। ओके, एंड जो फिलोसफर्स है रूशो, देखो रूशो के जो थॉट्स थे ना वैसे तो बहुत अच्छे फिलोसफर थे, लेकिन औरतों को लेकर के इनके थॉट्स जो है नेगेटिव थे थोड़े। ये लोग ये समझते थे कि औरतों को ना इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि वो आदमियों को खुश कर सके और उनके लिए एक ओबीडियंट इंसान बन सके, जो उनकी बात माने आंख बंद करके, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ की एजुकेशन उन्हें देनी चाहिए। तो ये मानना था जॉन जैकस रूशो जी का। तो इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने अपने वर्क में रूशो को क्रिटिसाइज किया है उनकी इस थिंकिंग के लिए कि ये सेक्सिस्ट थे,
एंड ये रिग्रेसिव थे। रिग्रेसिव मतलब क्या होता है? पिछड़ापन। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है, अपने विचार में नयापन लाना। एंड रिग्रेसिव मतलब पीछे की तरफ जाना, जो और ज्यादा औरतों को कैद करता है, ठीक है। एंड इट मार्क द बिगनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो एक तरीके से इन्होंने फेमिनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी शुरू कर दी कि औरतों के पास भी हर तरह का राइट होना चाहिए, वेदर इट इज पॉलिटिकल एंड सोशल नेसेसिटी। कि जब जो पॉलिटिशियंस है वो औरतों को देखते हैं तो वो उनको ऐसे ही ट्रीट करे लाइक दे आर इक्वल ह्यूमंस। देखो उस टाइम पे तो औरतों के पास नहीं होते थे ना राइट्स, मतलब वोटिंग राइट्स भी नहीं होते थे। दैट मीन्स दे डोंट कंसिडर देम एज इक्वल सिटीजन्स। तो उस चीज की भी इस टेक्स्ट में बात की गई है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड यूनिट, दैट इज वर्जीनिया वुल्फ्स वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन, विच वॉज रिटन इन 1929। तो ये वर्क के देखो हेडिंग से ही आपको समझना है कि किसके लिए रूम होना चाहिए। एक औरत के पास अपना रूम होना चाहिए, ओके। किस चीज के लिए? ताकि उसके पास पर्सनल फ्रीडम हो अपनी चीजें अपने हिसाब से लिखने की, ठीक है। तो उनकी अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, अपनी पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, ओके। एंड उनके पास मतलब अगर खुद के पास पैसा होगा, खुद के पास अपना एक स्पेस होगा एंड इतना टाइम होगा कि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकेंगे, तभी तो दुनिया उन्हें बोलेगी कि हाँ दैट यू आर ऑल्सो समथिंग। अदरवाइज तो क्या, उन्हें अगर टाइम ही नहीं दोगे आप, उन्हें दुनिया भर के घरेलू जो गृहस्थी के कामकाज है उनमें उलझा के रखोगे और फिर बोलोगे कि औरतें हमसे इंफीरियर होती है, देन व्हाट्स द पॉइंट? तो यहाँ पे तो आप लोग गलत हो ना, अगर उनको हर तरह के ऐसे काम दे दिए जिन पे आपको पता उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। जब तक टाइम नहीं मिलेगा तो वो अपना टैलेंट कैसे शोकेस करेंगे? तो इस वर्क में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात उन्होंने यही कही है, एक तो आप औरतों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दो ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो सके, और उन्हें पर्सनल फ्रीडम दो, जो भी वो करना चाहे, अपना टैलेंट जिस भी तरीके से दिखाना चाहे। जब ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी ना, देन यू विल रियलाइज कि औरतों के पास भी कितना टैलेंट है, ठीक है। और फिर उनका आप हार्ड वर्क देख के कह सकते हो दैट दे आर नॉट इंफीरियर देन मैन, ओके। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन मैन while a private space offers creative and intellectual liberty, ओके। क्वेश्चनिंग वुमेन्स एब्सेंस इन लिटरेरी हिस्ट्री। तो ये जो वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, ये क्वेश्चन करता है कि भैया हमारी लिटरेरी हिस्ट्री से औरतों का कंट्रीब्यूशन कहाँ चला गया। जितने भी ज़्यादा बड़े लिटरेरी कैनन्स है, कैनन मतलब यहाँ पे जो मेजर वर्क्स होते हैं ना, बड़े वर्क जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहे, किसी का सेमिनल वर्क, ठीक है। तो वहाँ पे औरतें इतनी ज़्यादा कम क्यों रही? ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या औरतें, औरतों के पास टैलेंट की कमी थी क्या, इसलिए वो हमारी लिटरेरी हिस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन इतना कम है? तो वो बोलते हैं कि जो औरतों की वॉइस है ना, एक्चुअली उसे सप्रेस किया है सोसाइटी ने, इकोनॉमिक ने एंड एजुकेशनल रेस्ट्रिक्शंस ने। तो उन्हें पढ़ाई भी नहीं करने देते थे, सोसाइटी भी उन्हें दबाती थी, एंड इकोनॉमी में भी उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, रोल नहीं होता था। ऐसा नहीं था वो करना नहीं चाहती थी, सोसाइटी ने उन्हें इस तरह का नरेटिव दे रखा था कि तुम्हारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी फैमिली के टूवर्ड्स है, तुम उन्हें ही सर्व करो पूरी जिंदगी, तो तुम्हारा जो ये जीवन है सफल है, अदरवाइज यू आर अ फेलियर। इस तरह का आप अगर किसी इंसान को नरेटिव दे दोगे कि यही है आपकी सच्चाई, तो वो उसी के साथ पूरी जिंदगी जीता चला जाएगा और ऐसे सोचेगा मैंने इतनी ज्यादा सेवा कर ली किसी की, मेरे अंदर इतनी ज्यादा सहनशीलता है, तो मैं कितनी महान हूँ। तो वो औरतें इसी चीज को सोच सोच के खुश होती रहेंगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे नरेटिव्स क्या काम करते हैं आपको ये भी समझना होगा, सोसाइटी किस तरीके से माइंड जो है औरतों का, एक तरह से वो जैसे हमने बताया था ना मार्क्सिस्ट लिटरेचर में भी, कि जो रूलिंग पावर है, रूलिंग क्लास है, वो आइडियोलॉजी चेंज कर देती है। सेम औरतों के साथ भी हुआ है। जो नरेटिव इस तरीके से सेट कर दिया कि ये जो सोसाइटी है ना, ये ऑर्डर के तरीके से चलती रहे, मतलब इसमें एक ऑर्डर बना रहे। किस तरह का ऑर्डर? कि भाई जो ये फैमिलीज होती है सोसाइटी के अंदर, फैमिलीज होना बहुत ज़रूरी है। फैमिलीज नहीं होंगी, इंडिविजुअल लोग हो जाएंगे, तो सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे, ओके। इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, बट तो ऑर्डर जो है फॉलो करने के लिए जो औरतें होती है उनको पहले तो बताया जाता है कि आप फैमिलीज का हिस्सा बन के रहिए एंड फैमिलीज के हिसाब से चलिए। एंड उसको इस रोल में बांधने के लिए उनसे इन्होंने क्या क्या छीन लिया? उनसे इकोनॉमिक फ्रीडम छीन ली,
उनसे एजुकेशन छीन ली। जब ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कड़ियाँ नहीं होंगी औरतों के पास, तो उनको मजबूरी क्या है, उस फैमिली के साथ बंध के रहना पड़ेगा, फिर चाहे वो कितने ही उसके ऊपर अत्याचार करें। इनका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिक्शनल सिस्टर ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। तो ये बोलती है कि एक ऐसे इन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर बनाया है जुडिथ शेक्सपियर। ये इमेजिन करती है कि शेक्सपियर की ना कोई उतने ही इक्वल टैलेंट वाली बहन रही होगी जुडिथ नाम की, ठीक है। बट उसको वो खो गई कहीं हिस्ट्री में, क्योंकि उसे एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि उसके एम्बिशंस को मॉक किया गया, एंड उसे हमेशा ना साइलेंस कर दिया गया जब भी उसने कुछ रियल करने की कोशिश की। तो जो ये एक तरह से कहीं ना कहीं रियल वुमेन जो हिस्ट्री में रही हैं, बहुत टैलेंटेड रही होंगी, वो किस तरीके से इस सोसाइटी में खो गई, उनका कहीं नाम और निशान कुछ पता ही नहीं चला। तो ये जुडिथ शेक्सपियर का नाम लेकर के इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। तो इस टेक्स्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि भाई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए, वुमेन का लिटरेरी हिस्ट्री से क्यों एब्सेंस हो गया ये पूछती है, एंड फिक्शनल कैरेक्टर शेक्सपियर का। फिर इनके क्या क्या अप्रोचेस थे इनके एसेस में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको पता होगा मिसेस मिसेस डेलोवे जो इनका वर्क है, वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से लिखा गया है। एंड टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस, इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से ये मतलब औरत के मन की बात बिल्कुल सटीक तरीके से कि एकदम जैसे कहते हैं ना फ्लोई तरीके से एक्सप्लेन करती चली जाती कि औरत के दिमाग में क्या क्या बातें चलती है जब उसके साथ इस तरह के भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्सिव नरेटिव इन्होंने यूज़ किया है इस ऐसे में। सेल्फ सेल्फ रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो ये अपने ही ऊपर एजम्पशंस करके देखती है, लिमिटेशंस अपनी बताती है कि कहीं ये भी तो गलत नहीं, ठीक है। तो सेल्फ अवेयर एंड एक्सपेरिमेंटल है इसमें। तो दिस टेक्निक मेड अ रूम ऑफ वंस ओन अ ग्राउंड ब्रेकिंग फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक। तो ये बहुत ही बढ़िया लिटरेरी क्रिटिक माना जाता है फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, अ रूम ऑफ वंस ओन। सो आइडिया ऑफ जेंडर्ड लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो जो वुल्फ है उन्होंने प्रपोज किया कि भाई जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ना, उसमें एक जेंडर का स्पेस होना चाहिए। हिस्टोरिकली डोमिनेट किया है आदमियों ने, पर अब औरतों की बारी है। अब औरतों को लिखने का मौका देना चाहिए और उन्हें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए। ओके, तो इसकी सिग्निफिकेंस हमने ऑलरेडी देख ली है कि भाई वेल्थ होगा, स्पेस होगा, एजुकेशन होगा, जेंडर रोल्स जो है इन्फ्लुएंस होंगी फिर लिटरेरी प्रोडक्शन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। Our next important feminist critic is सिमोन दी बुआ। सिमोन दी बुआ, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो इसको हम सिमोन ही बुलाएंगे। इनका जो ये वर्क है द सेकंड सेक्स, इट इज़ सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्होंने कब लिखा था, 1949 में लिखा था ये टेक्स्ट इन्होंने। एंड इस टेक्स्ट के अंदर ना एक बहुत ही फेमस इन्होंने लाइन बोली है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। ये आप रट करके चले जाना, ताकि अगर ऐसे ही आप डबल कोट्स में लिखो ना कि ये किसने बोली गई है, सिमोन दी बुआ ने। एंड ये किस टेक्स्ट के अंदर लिखी है, द सेकंड सेक्स के अंदर इन्होंने ये लाइन क्लेम करा है, ठीक है। तो इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल। तो इसका मतलब क्या है कि भाई औरत जो है नेचुरली औरत नहीं होती है, वो धीरे धीरे सोसाइटी उसे औरत बनाती है। औरत मतलब ये नहीं होता कि आप जैसे एज अ जेंडर आप एक रोल प्ले करोगे सोसाइटी में, ये है इसका मतलब। सिर्फ और सिर्फ आप एक मान लो एक लड़की है जो इस सोसाइटी के सारे बैरियर्स को तोड़ देती है, एंड वो ना ही शादी करती है, ना ही किसी के दबाव में आती है, अपना हर तरह का एक ऐसा रोल ऑक्यूपाई करती है जो उससे एक्सपेक्ट नहीं करती है सोसाइटी, ठीक है। हार्ड कोर मतलब लाइफ एकदम ऐसे जीती है अपने इंडिपेंडेंस के साथ। तो शायद उसे कोई औरत ना बोले, उसे एक इंडिविजुअल ह्यूमन समझे, ठीक है। तो अगर आप जो बेसिक रोल्स स्टीरियोटाइप्स इस सोसाइटी ने आपके लिए रखे हैं, वो ही अगर आप चलाओगे तो आप एक नॉर्मल वुमेनहुड अचीव कर लोगे उस हिसाब से, ठीक है। तो इनके कोर आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, कि जेंडर जो है नेचुरली नहीं बनता, वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है कि आपको जेंडर से रिलेटेड रोल्स दे दिए जाते हैं जो कि बायोलॉजी आपको नहीं देती है। वो कौन देता है आपको, वो आपको सोसाइटी देती है अपने फ़ायदे के लिए।
तो सोसाइटी, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस शेप द आइडिया ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ वुमेन और मैन। तो ऐसे ही जैसे ये औरतों को बताती है ना कि तुम्हें क्या करना है, सेम ऐसे आदमियों को भी बताती है। ओके। तो women are trained to behave in certain ways from childhood to fit society's expectations। जैसे आदमियों को भी बोला जाता है ना कि आपको रोना नहीं है, यू कांट क्राई। तो ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बैरियर लगा देती है सोसाइटी, जिसकी वजह से वो अपना इमोशनली ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। बट हम यहाँ पे वुमेन की बात करेंगे पहले, कि भाई औरतों से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है, बचपन से ही उन्हें बोल देते हैं तुम पराया धन हो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, वहाँ पे घर उस दूसरे घर जाके हमारी इज्जत बरकरार रखनी है इस घर की। तो ये सारी फालतू की बातें, ठीक है। एंड वुमेन को एज अ अदर इंसान देखा जाता है। अदर मतलब ये जो है सोसाइटी में मेन नहीं है या बराबर नहीं है, ये क्या है, अदर है। अदर से मतलब यहाँ पे सेकेंडरी है, इंफीरियर है एंड डिपेंडेंट है। ठीक है, अदर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो इंसान सेकेंडरी है, इंफीरियर है एंड डिपेंडेंट है, उसको औरत को इस तरीके से देखा जाता है। आदमी को देखा जाएगा एज देमसेल्स एंड द नॉर्म इन द सोसाइटी, कि भाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेट्रियार्कल सोसाइटी में। एंड औरत जो है सेकेंडरी बीइंग है, इंफीरियर है एंड डिपेंडेंट है आदमी के ऊपर। सो दिस पोजिशनिंग डिनाइज वुमेन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। तो जब इस तरह का नोशन, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं, तो औरत को किसी भी तरह की आज़ादी नहीं देते वो लोग। फिर ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है औरतों को, ठीक है। जितने भी सारे मिथ्स है, लिटरेचर है, या फिर रिलीजन है, फिलॉसफी है, साइंस है, उनके अंदर औरतों को एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, ठीक है। कि भाई जैसे मान लो हमने डॉक्टर फॉस्टस का वो प्ले पढ़ा था ना, डॉक्टर फॉस्टस वाला प्ले पढ़ा था जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। उसके अंदर जो वो हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाते हैं, वो भी एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह उसे यूज करते हैं, दैट इट विल शो द टेम्पटेशन, ठीक है। देन शी रिवील्ड हाउ दीज नरेटिव्स मेंटेन मेल डोमिनेंस, कि इन सब चीज़ों की वजह से कैसे मेल का डोमिनेंस रहता है सोसाइटी में। सो ब्रिजिंग एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फेमिनिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म मैंने आपको बताया था ना, कि भाई ये वो फिलॉसफी है जो इंसान को एक तरह से मीनिंग देती है जीने का, कि आप इस लाइफ में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो। हर इंसान का अपना अलग मीनिंग हो सकता है। तो ये फेमिनिज्म से रिलेटेड इसमें जोड़ती है अपने जो ये बुक है द सेकंड सेक्स। शी आर्ग्यूड दैट वुमेन फर्स्ट रिकॉग्नाइज देयर ऑपरेशन एंड एक्टिवली वर्क टुवर्ड फ्रीडम एंड इक्वालिटी। कि भाई जो औरतों को पहले तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपना ऑपरेशन, कहीं ऐसा तो ना हो कि उन्हें लग ही ना हो कि वो उनके ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड बात हो जाएगी कि भाई हमेशा वो इसी बात में जीती रहे कि नहीं भाई हमारी लाइफ तो इन लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है, हमने पूरा समर्पित कर दिया है अपने आप को। एंड ये बोल बोल के उनके ऊपर कितना ऑपरेशन किया जाता है उन्हें रियलाइज ही ना हो। जब तक उन्हें रियलाइजेशन नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक्नॉलेज नहीं करेगी इस फैक्ट को, तो वो फ्रीडम और इक्वालिटी की बात कैसे कर पाएंगे, जब तक उन्हें लगेगा ही नहीं कि हम एक अनइक्वल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है। ठीक है भाई, ये आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि भाई बहू है घर पे, वो बाहर जाए, चांद तक जाए, एस्ट्रोनॉट बन जाए, पर घर पे हमारा नाश्ता करवा के जाए, हमें चाय पानी और सब कुछ दे के जाए। इसका मतलब है आप उससे उसके ऊपर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा डाल रहे हो, इंस्टेड ऑफ उसका जो रियल टैलेंट है वो बाहर आने देने से। सेम एक्सपेक्टेशंस ये आदमियों से तो नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ये वर्क जो है हमारा सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर आ जाता है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हमारा मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट के साथ होता है। तो ये कॉर्नरस्टोन टेक्स्ट माना जाता है सेकेंड वेव फेमिनिज्म का, जो 1960s एंड 70s के बीच में चल रहा था। इट इंस्पायर्ड द डिबेट्स अबाउट जेंडर आइडेंटिटी, पेट्रियार्की, सेक्सुअलिटी एंड वुमेन्स सोशल रोल्स, ठीक है। तो जो ये साइमन है, इन्होंने क्या रोल दिखाया कि जेंडर रोल्स आर सोशली एंड कल्चरली प्रोड्यूस्ड, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस इस यूनिट की क्या है वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल चेक एलन शोल्टर्स फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वर्ल्डनेस। ओके, तो इनका नाम भी क्या है, एलन शोल्टर। इसमें ये डब्ल्यू जो है ये साइलेंट है। तो एलन शोल्टर का जो इन्फ्लुएंशियल ऐसे है, ये क्या क्या चीज़ें की बातें करता है, इन्होंने दो
मोड्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म दिए हैं, इंपॉर्टेंट है जो फेमिनिस्ट क्रिटिक एंड गाइनो क्रिटिसिज्म। तो गाइनो क्रिटिसिज्म तो हमारा कई बार यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वही फोकस करते हैं कि भाई औरतों को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है मेल ऑथर्ड लिटरेचर के अंदर। जो लिटरेचर आदमियों ने लिखा है उसके अंदर औरतों का रिप्रेजेंटेशन आपने किस तरीके से दिखाया है, ये फेमिनिस्ट क्रिटिक बात करते हैं। ओके, तो ये ज़्यादातर दिखाते कि क्या स्टीरियोटाइप्स आपने औरतों के यूज़ करे, क्या ऑब्जेक्टिफिकेशन करी, क्या पेट्रियार्कल आइडियाज़ लगाए आपने औरतों के बारे में, ठीक है। एंड इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ मेल राइटर्स हैव हिस्टोरिकली शेप्ड द इमेज ऑफ वुमेन। कि भाई जो मेल राइटर्स है ना, उन्होंने औरतों की एक इमेज बना दी दैट दे शुड बी लाइक दिस। तो उस इमेज को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आप आदमियों ने किस तरीके से शेप करी है औरतों की इमेज लिटरेचर के अंदर। फिर जो गाइनो क्रिटिसिज्म है वो किस चीज़ की स्टडी करती है, एक वुमेन की राइटिंग को, वुमेन के बारे में, तो उसकी लैंग्वेज, एक्सपीरियंसेस, लिटरेरी हिस्ट्री फ्रॉम विद इन। मतलब एक वुमेन ने जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मतलब फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसको जज करता है हमारा गाइनो क्रिटिसिज्म, ठीक है। इट सीक्स टू बिल्ड अ फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन सेपरेट फ्रॉम मेल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये ज़्यादा हमें उस औरत का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो पता चलेगा, ठीक है। इट फोकसेस ऑन थीम्स, स्टाइल्स एंड सिंबल्स यूनिक टू वुमेन्स लिटरेरी एक्सप्रेशन। कि जो एक औरत का टेक्स्ट होगा ना, वो आदमी के टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि औरत के एक्सपीरियंसेस आदमी के एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो डिफरेंट स्टाइल्स इन मेल एंड फीमेल राइटिंग, ये इनका की आइडिया था जो मैंने अभी आपको बताया। मेल एंड फीमेल राइटिंग रिफ्लेक्ट डिफरेंट थीम्स एंड स्टाइलिस्टिक टेंडेंसीज शेप्ड बाय देयर डिस्टिंक्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। बिल्डिंग अ फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन, ये क्या चाहती थी कि औरतों का भी एक लिटरेरी ट्रेडिशन शुरू होना चाहिए, ठीक है। जैसे आदमी ही ज़्यादातर जो है टेक्स्ट लिखा करते हैं, तो ऐसे ही औरतों को भी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहिए ताकि उनका भी एक अपना लिटरेरी ट्रेडिशन बन सके। शी एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकवरिंग, स्टडिंग एंड सेलिब्रेटिंग विमेंस लिटरेरी वर्क, ठीक है। तो ये चाहती थी रिकवर हो, जो पुराने हमारे टेक्स्ट है उनको पढ़ा जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए कि अच्छा टेक्स्ट लिखा है औरतों ने भी। एम्ड टू क्रिएट अ स्पेस वेयर वुमेन्स क्रिएटिविटी कुड बी एक्सप्लोर्ड ऑन इट्स ओन टर्म्स। तो ये वही चीज़ है जहाँ पे हमारी वर्जीनिया वुल्फ भी बात करते हैं रूम ऑफ वंस ओन की, उनको अपना एक स्पेस मिलना चाहिए। यहाँ पे ये बात करती है ऐसा स्पेस हो जहाँ पे औरतों की क्रिएटिविटी और ज़्यादा एक्सप्लोर की जा सके। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन फीमेल क्रिएटिविटी। अब जैसे भाई एक इंसान जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ऑपरेस्ड रहेगा, तो उनकी क्रिएटिविटी पे क्या असर हो सकता है, ओके, ये चीज़ ये चेक करते हैं अपने इस टेक्स्ट में। तो ये हो गए हमारे एलन शोल्टर की जो टेक्स्ट है। क्या नाम है इस टेक्स्ट का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द विल्डरनेस, वाइल्डरनेस, ओके। एंड इन्फ्लुएंशियल ऐसे है बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे जो कि हमारा फेमिनिस्ट कंसर्न्स इन इंडिया टुडे। मतलब देखो इंडिया में क्या है, इंटरसेक्शनैलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम है। तो जो जेंडर प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम साथ चलती है, और क्या क्या चीज़ें उन मतलब ओवरलैप करती है उस ऑपरेशन को। कास्टिज्म भी है, भाई जो दलित फीमेल होती है उन्हें आप समझ लो, जो एक नॉर्मल फैमिली से औरत आएगी और जो दलित फैमिली से औरत आएगी, तो दलित फैमिली की जो औरत होगी वो और भी ज़्यादा ऑपरेस्ड होगी, ठीक है। फिर कम्युनलिज्म भी है, कई बार कम्युनिटीज़ के बीच में भी औरतें ज़्यादा पिस जाती है। क्लास इनइक्वालिटी है, जो लोअर क्लास वुमेन है उनको ज़्यादा ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है। रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, किसी एक पर्टिकुलर जगह की से अगर डिस्क्रिमिनेशन निकल रहा है तो उस जगह की औरत को भी और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। तो ये सारी जो इंटरसेक्शनैलिटी है, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या है, इंटरसेक्शनैलिटी। जब मल्टीपल जो चीज़ें हैं ऑपरेशन, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एक साथ इंटरसेक्ट करे, ओके। सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्की ही नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, क्लास इनइक्वालिटीज, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन,
ओके, फिर दलित फेमिनिस्ट मूवमेंट भी की भी हम इंडिया में बात करते हैं। इसमें हमारे जो वैसे तो आपको पता है नॉर्मल, इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, अपर कास्ट पेट्रियार्की मेन स्ट्रीम की किस तरीके से अलग होगी हमारी जो दलित वुमेन के इश्यूज है। ओके, तो बामा और उर्मिला पवार, बामा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है कारुकू। मैंने ना ऑलरेडी बनाई हुई है एक वीडियो दलित लिटरेचर पे। जब आप लोग इस एग्ज़ाम से फ्री हो जाओ ना, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट दलित राइटर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, रोल ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशन। तो भाई औरतों के ऊपर रिलीजन का क्या असर होता है, किस तरीके से वो कस्टम्स में हमेशा बंध के रह जाती है, रिचुअल्स में ट्रेडिशंस फॉलो करती रहती है, ठीक है, और अपनी लाइफ को उसी हिसाब से रेगुलेट करती है, या उनकी लाइफ रेगुलेट होती है, ये कहना बेहतर रहेगा। तो मैरिज से रिलेटेड इनहेरिटेंस, प्योरिटी, सेक्सुअलिटी, ड्रेस कोड्स, ये सारी चीज़ें हम इंडिया में देखते हैं, ये सारी उनके लिए एक स्ट्रगल बन जाती है, ठीक है। मॉडर्न राइट्स और ट्रेडिशंस के बीच में उनके लिए एक स्ट्रगल रहती है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको हम चूज़ करें। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इंडिया के अंदर तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, ऑनर किलिंग्स होती है, कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है ना। एंड इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर लीगल रिफॉर्म्स। वैसे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा औरतों के फेवर के रिफॉर्म्स है ऑलरेडी, बट उनका सही इम्प्लीकेशन नहीं है। गलत औरत उनका ज़्यादा यूज़ कर जाती है, सही औरत को उसका सही यूज़ नहीं मिलता। तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, वुमेन्स सेफ्टी इनिशिएटिव होने चाहिए कि भाई औरतों की सेफ्टी के लिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया एंड लिटरेचर। तो भाई मीडिया और लिटरेचर में भी जो है ना औरतों को बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल रोल्स में दिखाया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा आइडियलाइज्ड मदरहुड दिखा देंगे कि ये एक जो औरत है वो इतनी ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होगी कि भाई अपनी पूरी लाइफ जो है साइड में रख के किसी और इंसान के लिए ही जीती रहेगी। ये एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया होता है जीने का मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो, सबसे पहले अपने लिए आप ऑनेस्ट रहो, अपने लिए कुछ करो, फिर दूसरे इंसान के लिए करो। जब इंसान अपने लिए करता है ना तो खुद में खुद वो काफ़ी जगह अनकॉन्शियसली दूसरों के लिए भी भलाई की चीज़ कर ही देता है, ठीक है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स मीडिया एंड लिटरेचर ने बनाए हैं ना, ये गलत बनाए हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया एंड लिटरेचर दिखानी है हमें इंडिया के अंदर। तो हमारा मेन पॉइंट क्या था कि कंसर्न्स इन इंडियन फेमिनिज्म। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, इंटरसेक्शनैलिटी, दलित फेमिनिस्ट मूवमेंट, रोल ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया एंड लिटरेचर, एंड इसके साथ साथ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी देख सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने ही एक न्यूज़ पढ़ी कि पहले जो हरियाणा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हमारा सेक्स रेशो में डिफरेंस हुआ करता था ना, अब हरियाणा की जगह किसने ले लिया? बिहार ने ले लिया। तो बिहार के अंदर जो है बहुत ज़्यादा और लड़कियों को, भाई ये तो स्ट्रेट अवे फैक्ट है ना, अगर आपका सेक्स रेशियो 900 से भी कम है पर 1000, और नेचुरली लड़कियां ज़्यादा पैदा होती है, तो इसका मतलब आपने फीमेल फीटिसाइड किया है। देर इज़ नो डाउट इन दिस। ओके, तो एजुकेशन भी लड़कियों को कम दी जाती है भाई, ज़्यादातर 12वीं करवा के ही, 12th पास करवा के ही उन्हें जो है घर बैठा दिया जाता है, उनकी शादी कर देते हैं। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है कि अभी भी बहुत सारी स्टेट्स में ना इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है औरतों के पास। अब इसमें भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। शायद अगर ऐसा हो कि फीमेल्स को अपनी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो ना ही वो डाउरी देने में बिलीव करेंगे उनके पेरेंट्स कि भाई हमारी बेटी है, प्रॉपर्टी तो पूरी ले रही है तो हम डाउरी क्यों दें। एंड ना ही उस लड़की को ज़रूरत पड़ेगी एलिमनी लेने की, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफ़ी नहीं होती। जो लड़के हैं उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उनके पास एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी आ जाती है लाइफ के लिए कि हाँ भाई, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, जो कि औरतों के पास नहीं हो पाती। जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो उनको, बहुत सारी स्टेट्स है ऐसी जहाँ पे अभी भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, तो अब वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड होंगी? अपने जो इन लॉज की फैमिली है उनके ऊपर डिपेंड होगी। ओके, तो फेमिनिस्ट जो है इसी की बात करते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लिटरेसी कैंपेन्स होने चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए औरतों के लिए सारे सोशल स्टेटा के अंदर।
तो इंक्लूसिविटी की बात करते हैं ये लोग कि भाई लोकल ग्राउंड पे और सेंसिटिव टू कास्ट क्लास रीजनल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज, इन सब के अंदर औरतों का इंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोनोलिथिक नहीं है, मतलब एक सिंगल फेस से हम इसको नहीं देख सकते, हमें ये जितनी भी सारी इंटरसेक्शनैलिटी है ना, जितनी भी बाकी की सारी प्रॉब्लम्स है उनके साथ रख के देखना पड़ेगा। ओके, मेनस्ट्रीम फेमिनिज्म मस्ट लिसन टू एंड रिप्रेजेंट मार्जिनलाइज्ड वुमेन्स वॉइस। जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन है ना, जो कमजोर औरतें हैं, उनकी आवाज बनना चाहिए। कौन कौन से इम्पोर्टेंट फीमेल राइटर्स हैं हमारे पास? महाश्वेता देवी, कमला दास, बामा, इसमें अनीता देसाई, किरण देसाई, ये और भी बहुत सारी वुमेन राइटर्स हैं जिनके बारे में मैं किसी और दिन क्लास लूंगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो समय आ गया है बाय बाय बोलने का। ओहो, मेरी थैंक यू की स्पेलिंग हमेशा गलत हो जाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट डन ऑलरेडी।